अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में बताऊंगा स्टेप वाइज कि कैसे अगर आपने चाइना का वीज़ा अप्लाई करना हो तो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसा है और उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको टाइप करनी होती है। तो जल्दी से आएँ, स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपके लिए ये गाइड रेडी है ताकि आप देख सकें कैसे आपने अपना चाइना का वीज़ा अप्लाई करना है। तो सबसे पहले ये चाइना की अगर आप टॉप पर देखें वेबसाइट है, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ cova.mfa.gov.cn। ये आपने यहाँ पे टाइप करना है तो ये जो अभी हमें पेज नज़र आ रहा है ये आ जाएगा। इसके अंदर हम क्योंकि पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले हम इधर एशिया के ऊपर क्लिक करेंगे और एशिया के बाद ये सारे कंट्रीज़ इसमें आ रहे हैं लिस्ट और हम इसमें पाकिस्तान को सिलेक्ट करेंगे। अब जिस भी शहर के अंदर 3 शहर हैं जहाँ पे आप अपनी चाइना की वीज़ा एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। तो जो लाहौर के लोग हैं वो इसको सिलेक्ट करेंगे, जो सिंध के लोग हैं या बलूचिस्तान के वो कराची को करेंगे, या जो इस्लामाबाद के करीब आसपास रहते हैं वो इस्लामाबाद करेंगे। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आप जिस शहर में रहते हैं आपने उसी में अप्लाई करना है। आपको अगर कराची सूट करता है आप कराची में भी कर सकते हैं। सिर्फ ये जमा करवाने के 3 ऑफिसेज़ हैं और ये जेरीज़ के ऑफिस हैं जहाँ पे यूके वगैरह की भी और शेंजन वीज़ा के लिए भी आप एप्लीकेशन जमा करवाते हैं, वहीं पे भी चाइना की भी जमा होंगी। तो मैं क्योंकि लाहौर से हूँ तो हम लाहौर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो अब इसके बाद यहाँ से आगे आपका फॉर्म शुरू हो जाता है। तो ये सबसे पहले लिखा आता है कि न्यू एप्लीकेशन फॉर्म और मैनेज एप्लीकेशन। न्यू एप्लीकेशन जैसे भी हम स्टार्ट करेंगे हम इसी पे क्लिक करेंगे, लेकिन मैनेज एप्लीकेशन वो क्लिक करेगा जिसने आधी एप्लीकेशन फिल कर ली थी और उसके बाद वो किसी काम वगैरह चला गया था और उसने सेव कर लिया था और अब वो दोबारा से अपनी आधी फिल हुई एप्लीकेशन फॉर्म को दरमियान से स्टार्ट करना चाहता है तो वो मैनेज एप्लीकेशन के ऊपर जाके अपना एप्लीकेशन नंबर डालेगा और अपनी एप्लीकेशन को वहीं से स्टार्ट कर लेगा। तो हम न्यू एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक कर लेते हैं। ये जब हम इसको न्यू एप्लीकेशन को सिलेक्ट करते हैं तो आपका आगे ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं। इसको टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह जो भी हैं इसको हम एग्री कर लेते हैं और एग्री करने के बाद यहाँ से आपका ऑफिशियली फॉर्म स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर ये सारे के सारे इसके सेक्शंस हैं, टोटल 10 सेक्शन हैं जो हमने फिल करने होंगे। तो ये देखें इसके अंदर ऑप्शन जो है कि आपका जो वीज़ा सेंटर है या एप्लीकेशन सेंटर है वो ऑलरेडी लाहौर सिलेक्ट हुआ आया है। अब नीचे 3 जो हैं वो आपकी आ रही हैं ऑप्शन। स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन फॉर्म, कंटिन्यू एन अनकम्प्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म, इंपोर्ट हिस्टोरिकल रिपोर्टिंग डाटा। ये क्या है ये मैं आपको बिल्कुल एंड पे जाके बताऊंगा, ये बहुत काम की चीज़ है इंपोर्ट हिस्टोरिकल रिपोर्टिंग डाटा। और स्टार्ट अ न्यू फॉर्म विद पर्सनल इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन प्रीवियसली कंप्लीटेड एप्लीकेशन। इसको हम छोड़ देते हैं, हम बिल्कुल न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब यहाँ से आपका न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको ये सिक्योरिटी का जो चेक है इसको हम पज़ल को देखें, इसको करके पज़ल को मैच करना होता है तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप अगर ओवरऑल देखें तो हम सेक्शन नंबर 1 पे आ गए हैं जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। तो मैं यहाँ पे सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एक अपनी जेन्युइन तो नहीं फिल करूँगा, लेकिन हम सिर्फ समझाने के लिए जो भी है वो मैं आपको इसमें फिल करके दिखाऊंगा। तो फैमिली नेम हम रख देते हैं ABC और गिवन नेम जो आपका पासपोर्ट के ऊपर होगा ZXC, ये आप यहाँ पे फिल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे अदर नेम में आपने जो अदर नेम तो नहीं है, खैर इसको आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, लीव एम्प्टी। और फुल नेम इन नेटिव अल्फ़ाबेट, इसमें आपने क्या करना है वो कहता है बेसिकली कि जो अगर आप उर्दू हमारी ज़बान है उसके अंदर अपना नाम देखें। तो फॉर एग्जांपल जैसा मेरा नाम बिलाल आज़म है तो मैं गूगल के अंदर चला जाता हूँ और लिखता हूँ इंग्लिश टू उर्दू और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बिलाल आज़म। तो ये यहाँ से आप इसको कॉपी कर लें ऐसे करके, या कॉपी कर लें और उसके बाद आप यहाँ पे आके नेटिव अल्फ़ाबेट पेस्ट कर दें बिलाल आज़म, ऐसे आ जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी फ़ोटो को अपलोड करना है। तो हम अपनी फ़ोटो को यहाँ से इन्होंने बताया कि आपका फेस बड़ा क्लियर होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो ये मैंने ओवरऑल अपनी जो है वो पिक्चर उठा ली है। इसको आपने ये नीचे जो बार बनी हुई है इसे एडजस्ट करना है, ब्लू के अंदर आपका फेस आ जाना चाहिए। ये आपने सेलेक्ट किया और मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। तो बिल्कुल जी, ये फ़ोटो क्वालिफाई कर लिया इसने और ये इसने ग्रीन टिक लगा लिया। अब हम आगे चलते हैं। डेट ऑफ बर्थ में आपने ईयर डाल देना है कोई भी और यहाँ पे आप मंथ सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे उसकी डेट, ये अब आपकी वो आ जाएगी। जेंडर अपना सेलेक्ट करेंगे और प्लेस ऑफ बर्थ में यहाँ पे आप पाकिस्तान डाल दें, स्टेट पे पंजाब डाल दें, इधर आप लाहौर डाल दें, सिटी जो भी आपका होगा आप इधर डाल देंगे।
स्टेटस में आप इधर जो भी आपका स्टेटस है, सिंगल, डिवोर्स, विडोड वगैरह कर दें। मैंने मेरिट सेलेक्ट कर लिया है। फिर करंट नेशनैलिटी आपकी जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप अपना आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, वो भी मैं 1 2 3 4 5 6 इसमें कुछ ऐड कर देता हूँ। डू यू हैव अदर नेशनैलिटी, अगर है तो येस कर दें और फिर आपको उसकी यहाँ पे डिटेल लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप इसको नो कर देते हैं। और फिर आगे का परमानेंट रेजिडेंस अगर आपके पास किसी कंट्री की है उसकी डिटेल्स आपको लिखनी पड़ेंगी, मैं इसको नो कर रहा हूँ। और अगर आपके पास पहले कोई नेशनैलिटीज़ रही हैं तो आप उसको भी लिख सकते हैं, येस सेलेक्ट करेंगे तो आपको वो लिखनी पड़ेंगी, लेकिन फ़िलहाल हमारे पास नहीं है तो हम इसको नो कर देंगे। पासपोर्ट की फिर आगे टाइप बतानी है, ऑर्डिनरी है, सर्विस है, डिप्लोमेटिक है या आपका ऑफिशियल है, गवर्नमेंट का है। तो नॉर्मली ऑर्डिनरी होता है तो हम इसको ऑर्डिनरी सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद आपने इधर यहाँ पे जो नेक्स्ट सेक्शन आ गया इसमें आपने अपना पासपोर्ट नंबर सेलेक्ट करना है। मैं लिख देता हूँ कोई भी पासपोर्ट नंबर QW123456 और इशूइंग कंट्री के अंदर हम फिर वही डाल देंगे कि पाकिस्तान से इशू हुआ, इस्लामाबाद से हमारा इशू हुआ था, इशूइंग अथॉरिटी पाकिस्तानी लिख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप फिर इसकी इशूइंग डेट लिखेंगे, वो आप कोई भी लिख दें, 2019 लिख दें, जनवरी लिख दें, और जो भी डेट है अभी मैं फेक ही डाल रहा हूँ। इसके बाद आप यहाँ पे 2025 तक लिख दें, फिर आप यहाँ पे कोई भी डेट डाल दें जो भी आपकी पासपोर्ट की ऊपर मेंशन होगी। अच्छा, आपका यहाँ पे देखें कि अगर आपका कोई पासपोर्ट चोरी वगैरह तो नहीं हुआ, लॉस्ट या स्टोलन तो नहीं हुआ, तो आपका अगर कोई पासपोर्ट चोरी नहीं हुआ तो आप इसको नो कर देंगे। लेकिन ये मेरे ऊपर एप्लीकेबल था, मेरा पासपोर्ट जो है वो यूएसए का, मेरा जब लास्ट ट्रिप था वहाँ पे मेरा चोरी हो गया था, तो मैंने इसको येस किया है और फिर सारी डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो मेरे 2 पासपोर्ट क्योंकि चोरी हुए थे तो पहले मैंने ये अपने एक पासपोर्ट की सारी डिटेल लिखी इसके अंदर कि कौन सा चोरी हुआ था, उसका क्या क्या डेट वगैरह थी, क्या डॉक्यूमेंट था। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक करके ऐड लॉस्ट पासपोर्ट करके एक और अपना पासपोर्ट लिखा था 2 दफ़ा। तो हमेशा याद रखें, जब भी किसी भी कंट्री का आपने फॉर्म वगैरह फिल करना होता है, सब कुछ सच सच बताना होता है, कोई चीज़ छुपानी नहीं होती, और यही इसी के अंदर आपको फ़ायदा होता है। तो फिलहाल मैं इसको नो कर रहा हूँ और हम आगे चलते हैं। इसको आप सेव कर लें, और सबसे बड़ी चीज़ है जब आप सेव कर लें तो ये आपका जो एप्लीकेशन नंबर है ये आपने इसको कॉपी करके सेव कर लेना है, क्योंकि बाद में अगर हमें ये एप्लीकेशन दरम्यान में बंद भी करनी पड़ती है तो हम इस एप्लीकेशन नंबर से वापस आ सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे भी ब्लू कलर का यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये एप्लीकेशन नंबर, ये भी आप यहाँ पे इसको कॉपी करके सेव कर लें। हम सेक्शन नंबर 2 पे चलते हैं जल्दी से। यहाँ पे वो आपने वीज़ा की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ये सबसे मेन चीज़ है। टूरिज़्म, कमर्शियल ट्रेड, एक्सचेंज, विजिट, स्टडी टूर्स। अगर आपका टूरिज़्म से रिलेटेड है, पाकिस्तान से तो चाइना हम टूरिज़्म के लिए बहुत ही मुश्किल है जाना, तो ये तो बहुत मुश्किल है, ये हम सेलेक्ट ही नहीं करते। नॉर्मली 99% पाकिस्तानी जब भी चाइना जाते हैं तो वो एम टाइप का वीज़ा लेके जाते हैं, ट्रेड एक्टिविटीज़ यानी बिजनेस वीज़ा इसको कहते हैं, ये हम सेलेक्ट करेंगे। जो विजिट्स या स्टडी टूर्स या उसके ऊपर जाते हैं स्टडी के लिए, वो ये वाला सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह ही किसी के अगर फैमिली मेम्बर हैं वो करेंगे, कोई जो वर्क वीज़ा के लिए जा रहे हैं या स्टडी के लिए जा रहे हैं, जर्नलिस्ट हैं, ये सारे अपने मुताबिक लोग इसको, या ट्रांजिट वीज़ा, परमानेंट रेजिडेंस, ये सारे के सारे लिखे हुए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर जो भी वीज़ा आप लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। नॉर्मली 99% एम वीज़ा ही अप्लाई किया जाता है। इसके अंदर भी वो डिफरेंट टाइप्स है, आप ट्रेडिंग के लिए जा रहे हैं या कोई आपका कंपटीशन है, कोई एक्सपो के लिए जब बाज़ का जाना होता है तो यही वाला सिलेक्ट करना होता है। कोई जैसा कंटेंट फेयर आता है स्पेशली, तो कंटेंट फेयर में भी 99% लोग जा रहे होते हैं पाकिस्तान से, तो वो यही वाला एम वीज़ा होता है। तब आप ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे, ट्रेड का या पार्टिसिपेशन का, और अदर कमर्शियल एक्टिविटीज़। तो ये सबसे सेव रहता है, अदर कमर्शियल एक्टिविटीज़ जिसमें आपने घूमना फिरना भी ज़रा होता है और लोगों के साथ मीटिंग्स भी करनी होती हैं। तो ये आप अप्लाई कर देंगे। उसके बाद आप अपनी वीज़ा डिटेल्स, वो आपसे ख़ुद पूछते हैं कि आपको कितनी देर का चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, एक, लेकिन अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई करें तो फिर आप मल्टीपल ना ही मांगें, बेहतर ये होता है कि आप सिंगल वीज़ा ही अप्लाई करें। तो आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार मुझे 6 महीने का दे दो, और मैक्सिमम ड्यूरेशन आपकी कितने दिन की होगी, आप कहते हो यार 30 डेज़ मुझे मैं रहना चाहता हूँ वहाँ पे, और यहाँ पे आप सिंगल, डबल या मल्टीपल एंट्री की रिक्वेस्ट कर सकते हो। नॉर्मली जब आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे होते हो तो आपको सिंगल वीज़ा ही मिलता है, आप डबल एंट्री और मल्टीपल एंट्री आपको मांगनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, लेकिन वो देते नहीं है। फिर भी सिंगल आप अप्लाई करके आप नेक्स्ट आपके चले जाते कि वो कहता है जी आपको जो सबमिशन है या जो प्रोसेस है आपको एक्सप्रेस वाला करवाना है या नॉर्मल करवाना है। एक्सप्रेस की ऑब्वियसली एक एक्स्ट्रा फीस होगी अगर वो आपने सेलेक्ट की, तो अदरवाइज़ आप नॉर्मल को करके इसको एक दफ़ा सेव कर दो। सेव करना बहुत ज़रूरी है ताकि अगली दफ़ा अगर आपको ये एप्लीकेशन खोलनी पड़े तो वहीं से स्टार्ट हो।
सेक्शन नंबर 3 पे जल्दी से चलते हैं। यहाँ पे आपने बताना है कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है। अब क्योंकि आपने आपने यही बिजनेस का वीज़ा ही अप्लाई करना है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे बिजनेस का दिखाना पड़ेगा, या आपको आपकी अपनी कंपनी के थ्रू अगर आप कहीं पे जा रहे हैं, कोई विजिट करने को, मीटिंग अटेंड करें, तो आप कंपनी एम्प्लॉय यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह नीचे काफ़ी जो ऑप्शंस हैं वो दी हुई हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड भी आ सकता है, अनएम्प्लॉयड, स्टूडेंट, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपने बिजनेस अगर इन्विटेशन मंगवाया हुआ है तो आप बिजनेस पर्सन ही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप जॉब करते हैं कहीं पे और है वो बिजनेस वीज़ा ही, तो आप कंपनी एम्प्लॉय का यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ये करने के बाद आपने एनुअल इनकम कुछ भी बता दें, 5,000, 10,000, 6,000 डॉलर्स के अंदर आपने बतानी है। और मतलब ज़रूरी आप दो तीन ऑप्शन है, बेहतर ये है कि आप यूएसडी के अंदर बता दें और आप कोई 10,000 डॉलर तक बता देंगे मेरी इतनी इनकम है। आपने एक जनरली बतानी होती है, कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अच्छा, इनकम लिखने के बाद अब आपने अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप वो जॉब के बारे में यहाँ पे लिखेंगे, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस के बारे में लिखेंगे। तो ये इन्होंने पूछा हुआ है कि आपने कब अपना बिजनेस स्टार्ट किया और कब तक चल रहा है या ख़त्म कर दिया है, वो आपने मेंशन करना है। तो फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस 2002 में स्टार्ट हुआ था, जो भी डेट आप इसमें डालना चाहिए, और आपका अभी तक चल रहा है तो आप 2023 लिख दें, या बेशक 2050 लिख लें कि मेरा तब तक चलता रहेगा। इसके बाद आपने नेम ऑफ एम्प्लॉयर यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे, अगर आपकी अपनी कंपनी है तो आप अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे, और अगर आप किसी की जॉब कर रहे हैं तो आप उसके बारे में लिखेंगे। तो हम ABC लिख देते हैं, और एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा उसका। नेक्स्ट यहाँ पे हम उसका फ़ोन नंबर लिख देंगे। तो 789 हम जो भी है इसका, वैसे इसका नंबर लिख रहे हैं जिस पोजीशन पे आप लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी अपनी कंपनी है तो आप लिखेंगे जी मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, ड्यूटी में फॉर एग्जांपल मार्केटिंग की करता हूँ, ये अब आपने अपने हिसाब से लिख देनी है। नेम ऑफ सुपरवाइज़र, जो आपका बॉस है या आपकी कंपनी के अंदर आप खुद हैं, तो आप लिख देंगे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। और उसके बाद आप जो भी आपके बॉस का टेलीफोन नंबर है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर आपकी कोई एक दो जॉब्स पुरानी है तो आप यहाँ पे ये एक वर्क एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद दूसरा फिर से भी इसको ऐड कर सकते हैं, अगर आपने पास्ट में जाना है। तो फिलहाल मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और हम इसको सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 4 आ गया जी एजुकेशन का। यहाँ पे आपने बताना है कि आपको कौन कौन सी ज़बानें आती हैं, तो आप इसको इंग्लिश एंड उर्दू लिख दें। उसके बाद आपने अब अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है। तो आपने बताना है कि आपने कौन सी डिग्री की हुई है। तो आप फॉर एग्जांपल आप इसमें बता दें कि आपने 2005 में फॉर एग्जांपल लास्ट जो आपने डिग्री की हुई है ना, तो बेहतर है बस सिर्फ वही बता दें, सारी की सारी बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप बता देंगे 2005 से लेके 2009 तक मैंने ग्रेजुएशन की थी। और नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ABCD जो भी आपकी यूनिवर्सिटी होगी वो आ जाएगा। सिटी फॉर एग्जांपल लाहौर आ जाएगा। डिप्लोमा आपने ये देखें ग्रेजुएट किया है, हाई स्कूल किया है, PhD ये किया है, या अंडर ग्रेजुएट किया है, तो आप इसके मुताबिक अपनी एजुकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं इसको ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर देता हूँ। और आपकी क्या थी मेजर, आप लिख देंगे यार मैंने इंजीनियरिंग की, या मैंने साइकोलॉजी पढ़ी, या मेरा कंप्यूटर साइंस था, वो आप इसमें एंटर कर देंगे। इसकी एजुकेशन वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा जी, तो ये है सेक्शन नंबर 5, जिसमें आपने अपनी फैमिली इन्फॉर्मेशन डालनी है। इसमें सबसे पहले आपने अपना डालना है, जिसमें यहाँ पर कंट्री ऑफ रीजन में मैंने पाकिस्तान डाल दिया है, स्टेट में पंजाब लिख दिया, सिटी में लाहौर आ गया, पोस्ट कोड लाहौर का जो भी आपके एरिया का है वो लिख दें। इंटरनेट से भी देख के अपना डाल सकते हैं, वरना लाहौर का जनरल पोस्ट कोड 54,000 ही होता है। लेकिन आपने अगर अपने एग्जैक्ट इलाके का लगाना हो, आप गूगल पे करें, आपको आ जाएगा। हाउस नंबर आप यहाँ पे स्ट्रीट एवेन्यू जो भी आप लिख दें, मैंने एग्जांपल के तौर पे बता दिया आपका हाउस नंबर, आप यहाँ पे डिटेल लिख देंगे। इसके बाद आपका फ़ोन नंबर वगैरह आ जाता है। फ़ोन नंबर सेल फोन सेम ही होगा। ईमेल यहाँ पे आपने ज़रूर लिखना है, ये आपकी आइडेंटिटी है, यहीं पे आपको अपना फॉर्म और एप्लीकेशन वगैरह की डिटेल्स आएंगी। तो मैंने अपना beingatraveler.com@gmail.com डाल दिया फिलहाल एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, और यहाँ पे आपको जो भी आपका ईमेल होगा वो आपने यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद आपके फैमिली मेम्बर्स आ जाएंगे। अगर अब आपकी शादी हुई है तो क्योंकि आपने मैरिड सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे स्पाउस की डिटेल्स आ गई हैं। अगर आप मैरिड नहीं सेलेक्ट करते तो फिर शायद ये ना आती यहाँ पर, और सिर्फ फादर और मदर की डिटेल्स आती। तो फिलहाल अब आपने यहाँ पे स्पाउस के बारे में लिखना है, उनका फैमिली नेम, गिवन नेम, वही नेशनलिटी वगैरह, ऑक्यूपेशन, और उनकी डेट ऑफ बर्थ, और कंट्री ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ, ये सारी गाइड उन्होंने बड़ी अच्छी बनाई हुई है। तो यहाँ पे आप सेम एज एप्लीकेंट एड्रेस अगर क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स वही ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। फादर अगर तो ज़िंदा हैं तो आप इनकी सारी चीज़ें लिख देंगे, अगर उनकी डेथ हो गई है तो आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे।
और यहाँ पे लिख देंगे ऐसे करके कि डिसीज्ड ऑन ईयर इन डिसीज्ड इन ईयर फॉर एग्जांपल 2010 में उनकी डेथ हो गई थी, ऐसे करके। या अगर और मदर अगर आपकी हयात हैं तो आप उनकी डिटेल्स सारी लिख देंगे, या नॉट एप्लीकेबल इसको भी कर देंगे। इसके बाद अगर आपके बच्चे हैं तो आप बच्चों की डिटेल्स लिख लेंगे, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। और ये सब कुछ करने के बाद इसमें भी हम डिसीज लिख देते हैं कि उनकी डेथ हो गई है। ये सारी चीज़ें करने के बाद आप क्या करेंगे, हम इसको सेम एज एप्लीकेंट एड्रेस ऊपर स्पाउस का करके डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स इन चाइना, अगर आपके चाइना के अंदर कोई हैं रिलेटिव या नहीं तो आप इसको नो कर देंगे, हैं तो उसको येस कर देंगे। और जब करेंगे तो फिर वो आपसे पूछेगा कौन है, क्या करता है, रिलेशनशिप क्या है और वो चाइना में करता क्या है, ये आप फिल कर देंगे, अदरवाइज आप इसको नो कर देंगे। सेव कर देते हैं और अब हम चलते हैं मेन अपना सेक्शन जो ट्रैवल इन्फॉर्मेशन है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके जी, तो नेक्स्ट सेक्शन आ गया हमारा ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, सेक्शन नंबर 6, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें आपने बेसिकली बताना है कि आप की आइटनरी क्या है, कब आपने जाना है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है, और आपका इनवाइटिंग पर्सन जो आपको इनविटेशन मिला हुआ है उसकी सारी की सारी डिटेल्स आप लिखेंगे, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिखेंगे। और मज़ीद हम इसको देखेंगे कि फिर आपने अगर कोई स्पॉन्सर वगैरह है तो वो भी हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि क्या क्या है। तो नंबर 1 आ जाता है जी, इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल। अब फॉर एग्जांपल आपने जब पहुँचना है वहाँ पे चाइना, वो वाली डेट आपने इसमें लिखनी है। तो सबसे पहले आप फॉर एग्जांपल लिख देंगे 2023, और अगर आपने एग्जांपल के तौर पे 1 जून को पहुँचना है तो आप ये 1 जून लिख देंगे। फिर कहते हैं जी नंबर ऑफ अराइवल ट्रेन, शिप या फ्लाइट। अब नॉर्मली फ़्लाइट से ही जा रहे होते हैं तो वो कह रहा है कि फ़्लाइट का नंबर बताओ। अब ये नंबर कहाँ से लेना है, ये आप सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप स्काई स्कैनर खोल लें, आपको कोई भी एयरलाइन का चाहिए, आप स्काई स्कैनर से भी कर सकते हैं, या आप सिंपल किसी भी कतर एयरलाइंस की या एमिरेट्स की एयरलाइन पे जाके एक बुकिंग डाल के देख के वहाँ से फ़्लाइट नंबर ले लेते हैं। तो हम फॉर एग्ज़ाम्पल लिख देते हैं लाहौर से हम लिख लेते हैं शंघाई या ग्वांगजू। नॉर्मली लोग ग्वांगजू जा रहे होते हैं या शंघाई जा रहे हैं तो ग्वांगजू ही लिख देते हैं, मुझे पता है ज़्यादातर लोगों ने यही लिखना है। क्या गया, ग्वांगजू। तो यहाँ पे आप लिखते हैं जी 1 जून, और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आऊँगा जी 28 तारीख को वापस, 28 दिन का ट्रैवल करके। तो यहाँ से सर्च करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ एक फ़्लाइट नंबर चाहिए। तो कुछ लोग कुछ भी डाल देते हैं, तो बेहतर होता है कि आप गलत ना ही डालें, इनकी ओरिजिनल वेबसाइट से ही देख लें कि कौन सी है। तो इधर से हम कतर की पकड़ लेते हैं कोई भी फ़्लाइट, और देख लेते हैं यार उन जो फ़्लाइट जाती है उसका नंबर वगैरह क्या होता है। ये देखें, ये लिखा हुआ है, हमने कतर की फ़्लाइट को सर्च किया, लाहौर से जो जा रही है पहले दोहा जाएगी, हमें ये फ़्लाइट नंबर नहीं लेना। ये देखें, ये फ़्लाइट नंबर लिखा हुआ है कतर एयरवेज़ QR609, कतर एयरवेज़ QR874। तो हमने ये वाली वो फ़्लाइट है जो लैंड करेगी दोहा से ग्वांगजू में, तो हम लिख देंगे QR874 से आ रहा हूँगा जी मैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि आपने इससे जाना है, फ़िलहाल हमें ये फॉर्म फिल करने के लिए बस ये नंबर हमें लिखना है। एक्चुअल में हम पता नहीं कौन सी फ़्लाइट लेके जा रहे होंगे, जब वीज़ा आ जाएगा वो तो देखना है कि हमें सस्ती कौन सी है। और सिटी ऑफ अराइवल वो पूछ रहा है कि जी कहाँ पे आप लैंड करेंगे, तो हम इधर लिखते हैं ग्वांगजू। ये ग्वांगजू लिखा तो हम ग्वांगजू में लैंड कर रहे हैं। कहता है उसकी फिर इनकी काउंटियाँ भी होती हैं, किस काउंटी में जाना है। तो इधर आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि यार ठीक है, मैं यहाँ पे आप कुछ भी सिलेक्ट कर लें, हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। नॉर्मली आप वैसे एयरपोर्ट देख सकते हैं, एयरपोर्ट कौन सी काउंटी में आप वो वाला ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर आ जाता है डेस्टिनेशन, कि आप लैंड तो इस यहाँ पे किए हैं, आगे आपने चाइना के किस शहर में जाके रहना है। तो अगर तो आपने ग्वांगजू के अंदर ही रहना है तो आप ग्वांगजू डाल देंगे, अगर आपने ईवू में जाना है, शंघाई में जाना है, कहीं पर भी जाना है, आप उनका डाल देंगे यहाँ पर। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आपने कहाँ रहना कहाँ है। तो आप इसको ग्वांगजू ही रखें, सिंपल रखें, ताकि आपको परेशानी ना हो मुख्तलिफ चीज़ें डालने की। इसी तरह काउंटी डाल दें दोबारा से वही वाली। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि अब आपने एड्रेस क्या है आपकी डेस्टिनेशन का, तो इधर बेसिकली आपने अपना जो होटल का एड्रेस है, या अगर आपका कोई वहाँ पे दोस्त यार फैमिली रिश्तेदार रहता है और उसका कोई घर का एड्रेस है वो डाल दें, या सिंपल क्या करें, आप यहाँ पर आएँ और इधर आप आकर booking.com पे जाएं और यहाँ पे सिंपल ग्वांगजू लिखें और कोई भी एड्रेस आप डाल लें। आपको कोई होटल पसंद आए, आपने उस होटल को खोलना है। ये जो भी होटल आ गया, फॉर एग्जांपल ग्वांगजू लिलियम
एलिसी होटल, इसको आपने क्लिक किया। जैसे ही आपने ये होटल खोला और होटल खुलने के बाद ये देखें, ये ऊपर इसका नाम आ गया है और नीचे ये इसका डिटेल, पूरा एड्रेस, उसका जिप कोड सब कुछ आ गया। तो पहले हम इसको यहाँ पे इसका नाम कॉपी करेंगे, वापस आएंगे फॉर्म के अंदर, इसको पेस्ट कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ से इसका ये वाला एड्रेस जो है ये उठाएंगे, ये हम कॉपी कर लेंगे इसका एड्रेस और मज़ीद कॉमा लगा के यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। और फिर वो पूछ रहा है कि अब बताओ कि इस जहाँ पे आपने डेस्टिनेशन में रहना है उसकी डेट ऑफ अराइवल क्या है, वो भी मंथ और डेट बतानी है, और वहाँ से आपका डिपार्चर क्या है आपकी डेस्टिनेशन का। तो हम सेम ही लिख देते हैं कि हम जिस दिन लैंड हो रहे हैं वहीं से ही हमारा हम इस जगह पे पहुँच जाएंगे। वही हमने 1 जून डाला था, वही डाल देते हैं। और फिर हम बता देते हैं कि यार हम 2023 में ही जून के अंदर ही हम 28 तारीख को, यानी 30 दिन से पहले पहले हम लोग वापस चले जाएंगे। ये हो गया, ये है आपकी वो जो डेस्टिनेशन वाला सिटी है। और फिर वो दोबारा से पूछ रहा है कि अपने डिपार्चर का भी बताओ, क्योंकि नॉर्मली लोगों का डिफरेंट सिटी हो सकता है, डेस्टिनेशन के अलावा डिफरेंट सिटी हो सकता है। तो वो भी पूछ रहा है कि जून और इधर 28 लिख देते हैं। इसके बाद आप वो कह रहा है कि अपनी फ़्लाइट बताओ जो आपकी डिपार्ट करनी है। तो वो फ़्लाइट हमने जो यहाँ पे ये देखें, हमने ये तो अराइवल की देखी थी, अब हमने रिटर्न की फ़्लाइट को अगर हम यहाँ से खोलते हैं तो ये देखिए ग्वांगझू से जो एग्ज़िट करी है वो है QR875। इसको हम यहाँ पे QR875 लिख देते हैं और सिटी ऑफ डिपार्चर हमारा वही ग्वांगझू होगा। तो ये ग्वांगझू आ गया और काउंटी हमने पहले यही वाली सिलेक्ट करे थे, बियॉन्ड वही सिलेक्ट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे आ जाता है अब आपका इनवाइटिंग पर्सन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन चाइना। जो आपने चाइना का ऑर्गेनाइजेशन का इनविटेशन लेटर मंगवाया होगा, मैं अब अपना नहीं खोल रहा लेकिन मैं गूगल से कोई भी लिख देता हूँ यहाँ पे, चाइना वीज़ा इनविटेशन लेटर सर्च करते हैं तो कुछ ना कुछ हमारे पास इमेजेस में हम जाते हैं, यहाँ पे कुछ स्पेसिमेन आ जाएंगे। ये देखें, ये फॉर एग्जांपल ये आ गया, ये चाइना का पूरा लेटर होता है। यहाँ पे इसका लिखा होता है जो कंपनी का नाम है और उसका बंदे का नाम लिखा होता है, और ये आपके बारे में सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है कि ये डॉक्यूमेंट बंदा है, ये इसका पासपोर्ट नंबर है, ये मेरे पास आएगा, यहाँ पे रहेगा और इतने दिन बाद चला जाएगा, और ये उसकी कंपनी की जो स्टैंप होती है ये वो लगा के देता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने अब यहाँ पुट करनी है। यहाँ पे आएगा उसका कंपनी का और बंदे का नाम, और यहाँ पे रिलेशनशिप में आप लिखेंगे कि मेरा वो बिज़नेस पार्टनर है, क्योंकि आप ये बिज़नेस वीज़ा ही नॉर्मली अप्लाई कर रहे होंगे। फ़ोन नंबर उसके इनविटेशन लेटर से उठा के यहाँ पे लिख देंगे, ईमेल एड्रेस भी उसका वहाँ से लिखेंगे, उसकी जो प्रीवियस स्टेट वगैरह उसके एड्रेस के अंदर ही लिखी होगी वो आपने यहाँ पे सर्च करके लिखनी है, सिटी, पोस्टल कोड, वो सब कुछ, ये जो आपका इन्विटेशन लेटर है वो सब कुछ यहाँ पे लिखा होता है उसका, यहाँ से कॉपी करके आपने इसके अंदर पेस्ट कर देना है। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वो इस नंबर और इसी ईमेल के ऊपर उनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे कि आपने वाकई इसको इन्विटेशन लेटर दिया था, तो कभी भी आपने फेक नहीं यूज़ करना। ये आप सारा फिल करने के बाद फिर आप यहाँ पे डाल देंगे एमरजेंसी कॉन्टैक्ट आपका पाकिस्तान का। तो आप अपने फादर, मदर, ब्रदर या किसी दोस्त का यहाँ पे एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं। उसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है वो, फ़ोन नंबर, ईमेल, कंट्री, प्रोविंस जो भी है, ये आप अपने चाइना का भी किसी दोस्त का नंबर डाल सकते हैं कि अगर वहाँ पे कोई है, ये डालेंगे। उसके बाद आपका आ जाएगा हु विल पे फॉर दिस ट्रैवल। तो आप नॉर्मली इसको सेल्फ करेंगे, अगर आपको कंपनी स्पॉन्सर कर रही है तो आप ऑर्गेनाइजेशन कर देंगे, ये कर देंगे। और फिर अगर आपको आपका ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहा है और उनके वो पैसे आपके ऊपर कर रहा है, जिस तरह कंपनी की तरफ से लोग नॉर्मली जा रहे होते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं जा रहे होते, तो वो यहाँ पे अपना इधर फिर ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे वो लिखेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आप उनके एम्प्लॉय हैं, एड्रेस, कंट्री वगैरह लिखेंगे, और फिर वो जो स्पॉन्सरशिप वो कर रहे हैं मज़ीद इसकी डिटेल आ जाएगी। अगर आपको चाइना में से कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उनकी सारी की सारी यहाँ पे डिटेल आ जाएगी। अगर वो कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है उनकी डिटेल आ जाएगी, और अगर आप कोई आपका दोस्त यार एग्जांपल कोई आपका बिजनेस पार्टनर भी बन करे तो आप फिर इंडिविजुअल को सिलेक्ट करके उसकी यहाँ पे सारी डिटेल लिख देंगे। तो ये करने के बाद फिर वो पूछेगा कि आर यू ट्रैवलिंग विद समवन एल्स, या अकेले कर रहे हैं, तो वो आप बता देंगे कि मैं अकेला कर रहा हूँ या किसी के साथ कर रहा हूँ। अगर किसी के साथ कर रहे हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं नॉर्मली, वो आप लिख सकते हैं, या आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं। तो बेहतर यह है कि आप इसको अकेले ही रहने दें। ये सब कुछ आप फिल करेंगे तो आप फिर अगले पोर्शन की तरफ चले जाएंगे। इसके बाद जी सेक्शन नंबर 7 आ जाता है कि आपकी पास्ट की ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ट्रैवल टू चाइना अगर आपने पास्ट 3 ईयर्स में किया हुआ है या नहीं किया हुआ, इसमें आपका वहाँ पे एंटर होना ज़रूरी है। कुछ लोगों को अपना वीज़ा अप्लाई किया होता है इन्होंने पास्ट 3 ईयर्स में, लेकिन ट्रैवल नहीं किया होता,
तो आपने अगर ट्रैवल नहीं किया हो तो आप नो ही लिखेंगे, लेकिन अगर आपने पिछले लास्ट 3 ईयर्स में किया हुआ है तो आप येस कर देंगे। और अगर आपको वीज़ा इशू हुए हुए हैं पिछले 3 सालों के अंदर, हैव यू एवर बीन इशूड अ चाइनीज़ वीज़ा, इफ़ येस, तो आपने इसको येस करने के बाद उसका टाइप ऑफ वीज़ा, वीज़ा का नंबर जो था, उसकी प्लेस ऑफ इशुएंस यानी पाकिस्तान से इशू हुआ तो पाकिस्तान, उसकी डेट क्या थी, ये सब कुछ आपके चाइनीज़ वीज़ा के ऊपर चीज़ें लिखी होती हैं। और आपके फिंगरप्रिंट आपने दिए थे या नहीं दिए थे, आपने कोई रेजिडेंट परमिट तो नहीं लिया हुआ, कभी आपका चाइना का वीज़ा चोरी तो नहीं हुआ इवन मिलने के बाद, ये सब कुछ आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो मैंने अभी अपना जब अप्लाई किया तो मैंने पहले कोई चीज़ नहीं लिया हुआ था तो मैंने नो कर दिया, लेकिन मैंने अपने अभी एक फ्रेंड का अप्लाई किया तो उनका येस मैंने करके सब कुछ इसमें फिल कर दिया था। इसके बाद है जी कि आपके पास अगर कोई वैलिड कुछ कंट्रीज़ के वीज़ाज़ पड़े हुए हैं तो आप उनके नाम लिखें। तो अगर तो आपके नहीं है तो आप नो कर देंगे। मेरे पास कनाडा और यूएसए के वीज़ाज़ थे, तो मैंने यहाँ पे अपने यूएसए और कनाडा का लिख दिया कि मेरे पास उनके वैलिड वीज़ाज़ पड़े हुए हैं। और फिर है जी कंट्रीज़ विजिटेड इन लास्ट 5 ईयर्स। आपने अगर लास्ट 5 सालों में जितने भी कंट्रीज विजिट किए हैं उसको यस करने के बाद सब मुल्कों के आपने यहाँ पे नाम टाइप करके लिख देने हैं। दैट्स इट। फिलहाल हम इसको फॉर्म को शॉर्ट बनाते हैं और आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 8 पे जाते हैं। यहाँ पे वो सारे आपकी जो क्रिमिनल रिकॉर्ड से रिलेटेड चीज़ें पूछ रहे हैं, आपका कभी वीज़ा तो नहीं रहा, तो ये नॉर्मली सब कुछ आपका नो होगा, ये आपने पढ़ लेना है। और एक एक चीज़ मैं आपको फ़िलहाल बता रहा हूँ, ये सब कुछ दहशतगर्दी और ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, उससे रिलेटेड सारे के सारे चीज़ें हैं। इसको हम सबको नो करके आगे चलते हैं। इसके बाद फाइनल आ जाता है जी मेलिंग इन्फॉर्मेशन, कि आपने जो खुद ब खुद पकड़ना है वीज़ा या बाय पोस्ट आना है तो आप इसमें ऑप्शन दे सकते हैं, फिर उसकी अलग से फ़ीस होगी। नॉर्मली बेहतर यही होता है कि आप वीज़ा सेंटर से पकड़ें, उसको सिलेक्ट करें और आगे चलें। ये सब कुछ फिल करने के बाद ये अब आपका रिव्यू आ गया, जो हमने सब कुछ फिल किया। और एक दफ़ा गौर से देख लें कि अगर कोई गलती है तो इसको एडिट का बटन दबाएं और वापस जाके उसको एडिट करके दोबारा इस पेज के ऊपर वापस आ जाएं। लेकिन वो पूछ रहा है कि आपने खुद ही अपनी एप्लीकेशन फिल किया है या किसी ने आपको मदद किया है, तो आप कहेंगे नहीं मैंने खुद किया है। वो करने के बाद आई हैव रेड करेंगे और सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म कर देंगे। जैसे ही आप ये कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है कि जी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल आपका फिनिश हो गया। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइमर चल रहा है, ये इन्होंने दिया हुआ कि आप ये इतनी देर तक पढ़ लें कि हाँ जी हाँ आपने ये सब कुछ पढ़ लिया और ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म नंबर था। ये टाइमर ख़त्म हुआ तो आप फिर इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, अपने फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। ये वो फॉर्म है जो आपने बेसिकली प्रिंट करना है। ठीक है, तो आप इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे और ये भी आप एक्सपोर्ट कर लें। फॉर्म एक फ़ाइल है, यहाँ से आप इसको इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको अगर दोबारा से अपनी एप्लीकेशन फिल करनी है तो आप आराम से इस फाइल को ही अपलोड करेंगे, आपका सारा डाटा वापस आ जाएगा। तो ये भी ज़रूर करें, इसको भी आपने अपनी फ़ाइल में एक्सपोर्ट कर लेना है। ये करने के बाद यहाँ पे नीचे देखें, अब आपने अपॉइंटमेंट की तरफ आ जाना है। ये है टू मेक एन अपॉइंटमेंट। फाइल आपने डाउनलोड कर ली, उसको प्रिंट कर लेना है। यहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है, कंफर्म करना है और ये देखें यहाँ पे आ गया लाहौर और फिर वीज़ा फॉर चाइना ऑलरेडी उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, सर नेम, गिवन नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये हमने डाला था अपना एप्लीकेशन नंबर वही आ गया, पासपोर्ट हमने एक फेक डाला था वो आ गया। और सिंपल आपने यहाँ पे आ जाएगा अपना, इसको पकड़ के आपने यहाँ पे जोड़ेंगे तो वो आगे को आने को कहेगा। यहाँ पे फिर आपको कहता है जी बताएं आपने अपनी अपॉइंटमेंट कब की लेनी है। तो सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी डेट आपको चाहिए। ब्लू का मतलब है कि ये डेट्स अवेलेबल हैं, इनमें से कोई भी नेक्स्ट डेट पकड़ ले। देखिए आज 13 मई है जब मैं ये फिल कर रहा हूँ, तो आप ये देखें 15 तारीख को आप वेरी नेक्स्ट डे की बड़ी इजीली आपको मिल जाती है। ये आ गया और उसके बाद ये स्लॉट्स आ जाती हैं टाइम की कि कितने बजे वाली आपने लेनी है। तो आप अर्ली मॉर्निंग ले लें, सबसे बेस्ट रहता है। ये करने के बाद आप इसको कंफर्म करेंगे और आपको अपॉइंटमेंट का फॉर्म मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक फेक नाम, नंबर और ये वो ईमेल वगैरह लिख दिया है और इसको हम जब एंटर करते हैं तो यहाँ पे ये इसको मैंने क्लिक किया तो उसने आ गया जी आपने लेनी है अपॉइंटमेंट। हमने कहा जी लेनी है, बिल्कुल लेनी है। तो उसने कहा जी आपको अपॉइंटमेंट मिल गई है और ये देखें जी वीज़ा अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ये है, इसको आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये आपका वीज़ा का आपको अपॉइंटमेंट मिल गया, आप डाउनलोड कर लेंगे। अब ये आपने अपॉइंटमेंट का फॉर्म और वो जो उसका पीछे अपना सारा फॉर्म डाउनलोड किया था, ये दोनों आपने प्रिंट करके अपनी पिक्चर्स और जितनी पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर जो लगाई हुई है beingatraveler.com के ऊपर, वहाँ से जाके आपने देख लेनी है और सारे डॉक्यूमेंट्स साथ जाके लेके जाने और आपने अपना वीज़ा अप्लाई कर देना है। सो दैट वाज ऑल। आई होप आप सबको मैंने गाइड कर दिया होगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन ऑब्वियसली फॉर्म जितना लंबा है
उतनी ज़्यादा वीडियो ऑटोमेटिकली बन जाती है, लेकिन बेहतर होता है कि आप एक एक चीज़ स्टेप वाइज देख लें ताकि आपको कोई गलती वगैरह ना हो। मज़ीद आपको कोई इसमें चीज़ चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ ना कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि इस फॉर्म के अंदर अगर कोई मुश्किल आ रही है तो वो आप मेरे से इसके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके जी, सी यू इन अनदर गाइड, अनदर वीडियो। चाइना की वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और आपको मज़ा भी आएगा चाइना देखने का।